Hello, my dear future chatters. My name is CA Akshay Mantri and welcome to Eco Gyan by AK. दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 80 MCQs बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 विच इज योर डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, यूटिलिटी बिहेवियर एंड योर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर जो 80 MCQs जो आपके प्रीवियस MTPs, RTPs, PYQs इन सब में आ चुके हैं और जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे MCQs को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके इन दोनों चैप्टर्स का एक बढ़िया सा प्रैक्टिस यहाँ पे MCQs का हो सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके तो देखिए सबसे पहला सवाल हमको यहाँ पे जो आ रहा है ना, दैट इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो कब होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बदलेगी तो दूसरे की डिमांड चेंज होने वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स। एक की प्राइस दूसरे का डिमांड, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। रिलेटिव प्राइस मतलब एक दूसरे की प्राइसेस से उनके डिमांड पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, उसको अपन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते है। ठीक है। सक्सेसफुल बिजनेस फर्म स्पेंड्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इन एनालाइजिंग व्हाट। देखो कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल कब होगा, जब वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को समझेगा। किसको समझेगा, डिमांड को समझेगा, तब वो अपना सक्सेसफुल बन जाएगा। ठीक है। द इकोनॉमिस्ट कंसेप्ट ऑफ डिमांड इज बेस्ड इज डैश एज डिजायर और नीड और चॉइस और प्रेफरेंस ऑफ द ऑर्डर। देखो अभी डिमांड और डिजायर, नीड और चॉइस, क्या ये एक दूसरे के लिए इक्वल होते हैं क्या? नहीं। एज पर द इकोनॉमिक्स ये दोनों भी बिल्कुल क्या है, अलग है। दे आर नॉट द सेम थिंग, है ना। बिकॉज इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड जो है वो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर प्लस एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिमांड फॉर द लेबर इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट इज डैश वेयर एज द डिमांड फॉर द सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वेयर द लेबर एंटर्स एज एन इनपुट, है ना। अभी देखो कोई भी जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, इनपुट्स की बात कर रहा है, यानी कि वो कौन सा डिमांड क्रिएट करेगा, वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इसका जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है क्या, नहीं, वो इनडायरेक्टली डिमांड हो रहा है एज अ इनपुट, है ना। और जब अपन लेबर का डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं उसको पैसे देके किसी काम के लिए, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिमांड। तो फर्स्ट आंसर ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे जो है दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड, और दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए डिराइव डिमांड का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इन सब में से कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ गुड्स है जिनका डिमांड इनइलास्टिक होने वाला है। ठीक है, सॉल्ट इनइलास्टिक बोल सकते हो, स्मार्टफोन इलास्टिक है, ब्रांडेड लिपस्टिक्स अगेन इलास्टिक है, मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म इनइलास्टिक हो सकता है, लेकिन ब्रांडेड गॉगल्स जो है वो इलास्टिक है तो ये भी नहीं आएगा। स्मार्टफोन्स भी इलास्टिक है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, को ऑप्शन नंबर 3 क्या बोले, देखो सॉल्ट इनइलास्टिक, स्कूल यूनिफॉर्म अगेन इनइलास्टिक एंड मेडिसिन भी इनइलास्टिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। क्यों? बिकॉज देखो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो कंपलसरीली चाहिए, उसकी डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है क्या, नहीं डिपेंड करती। और मेडिसिन की डिमांड भी प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज इन तीनों का डिमांड क्या हो गया, फिर इनइलास्टिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय 12%, कितने से बढ़ रहा है, 12% से आपका जो प्राइस है बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इलास्टिसिटी इज -0.63। अभी देखो प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को क्या कर दो, छोड़ दो। और यहाँ पे ये समझो कि इलास्टिसिटी क्या है, इट इज योर लेस देन 1। इलास्टिसिटी क्या है आपका, लेस देन 1 है ना। अच्छा लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए इन इलास्टिक। क्या हो गया, इन इलास्टिक। अभी इस सिचुएशन को समझो, और आपको पूछा गया है द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर विल, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को जो है ना कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्राइस का बढ़ना, और इलास्टिसिटी कैसा है, इनइलास्टिक। तो आपको पूछा कि एक्सपेंडिचर पे क्या होगा बताओ। देखो मैंने यहाँ पे ना बच्चों को एक क्विक शॉर्ट चीज बता रखी है जो को याद रखनी चाहिए, जिससे कि आप इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिट बिठा सकते हो। ठीक है, क्या बोला हमने, हमने बोला याद रखना है आपको DIIE। अभी सर ये DIIE क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, डी मतलब हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब कभी भी प्राइस और एक्सपेंडिचर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ना, तो आपका जो इलास्टिसिटी आएगा दैट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, और अगर समझो प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक। तो इस फॉर्मूला से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और आपका इलास्टिसिटी कैसा है, इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब कौन सा सिचुएशन हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला डी आई का मतलब क्या है कि अगर इनइलास्टिक डिमांड होता है तो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है। और फिर इसका मतलब हो गया प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज इंक्रीज, वो यहाँ पे क्या हो सकता है, सही हो सकता है फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग जो है ये आपके पास कोडवर्ड लिख सकते हो, कभी भी अगर टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर का सवाल आ जाए तो इसी मेथड से सॉल्व करो। DIIE डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनइलास्टिक डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप,
इलास्टिक डिमांड। ठीक है बच्चों, यस ओके। अच्छा सर ये एमसीक्यूज का जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कई सारे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस, कई सारे नोट्स वगैरह मैं हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यूरिंग ऑफ कोविड-19, है ना, कंज्यूमर फाइंड्स वेजिटेबल वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स। क्या हो गया? बोले लोगों ने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दिया देन द यूजुअल प्राइसेस। फिर भी अच्छा लोग वेजिटेबल्स कैसी चीज है? नेसेसरी गुड्स है, क्या इनकी डिमांड को चेंज करेंगे? क्या नहीं करेंगे, है ना। तो इनका डिमांड कैसा रहेगा? सेम रहेगा भाई। अभी प्राइसेस कितने भी बढ़ने दो, सब्जी जो चाहिए वो तो चाहिए, अपन खरीदने वाले, मतलब इसका डिमांड कैसा है? इन इलास्टिक है। कैसा है बच्चों? इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये दोनों कैसे? ये दोनों बिल्कुल भी क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के लिए। क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द अमाउंट्स ऑफ द टू कमोडिटीज परचेस्ड, देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला? अमाउंट ऑफ द टू कमोडिटीज परचेस्ड बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। या तो दोनों का क्वांटिटी बढ़ेगा या तो दोनों का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी देखो क्रॉस इलास्टिसिटी है, मतलब या तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा या तो ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूट बनेगा। अभी ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहां पे दोनों भी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री के जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी बोलो या सब्स्टिट्यूट्स का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी बोलो, दोनों भी कौन से? सेम डायरेक्शन में जाते हैं। या तो बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। अभी ये होता कहाँ है? ये होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। किसके केस में होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कि अगर समझो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट लेट से प्रोडक्ट ए है, अगर इसकी प्राइसेस बढ़ने लगेंगे ना तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट बी की भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अलग सिचुएशन देखते हैं, अगर समझो इसकी प्राइसेस बढ़ गई, है ना, प्रोडक्ट ए की प्राइसेस बढ़ गई तो उसकी डिमांड सॉरी इसको चेंज करते, प्राइसेस को कम करते। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने? अगर समझो प्रोडक्ट ए की प्राइसेस कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी लोग जब प्रोडक्ट ए खरीदने लगेंगे तो उनको क्या चाहिए? साथ में बी भी चाहिए, तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अभी ये कौन से गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री की, जहां पे ऐसा सिचुएशन बनता है कि दोनों भी कमोडिटीज का या तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो बढ़ते जाएगा या तो कम होते जाएगा व्हेन प्राइस ऑफ वन चेंज। तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनता है इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों भी देखो प्राइस के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है। प्राइस के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है। जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इलास्टिसिटी कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा आंसर क्या बनता है? नेगेटिव बन जाता है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के ऊपर, जो भी अगेन हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी पे ही बेस कर रहा है ना। क्या बोला है देखो, एक डीलर है जो दो ब्रांड्स में डील करता है, एक है मोटरसाइकिल की, एक रॉयल, एक है हीरो, है ना। उसने ऑब्जर्व किया कि जब रॉयल की प्राइसेस 10% से बढ़ रही है तो हीरो की जो डिमांड है वो 15% से क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब अभी देखिए ये दो एक दूसरे के लिए क्या हो गए कि एक की प्राइसेस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी और पहले की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी ये कब होता है? ये होता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो रॉयल और हीरो एक दूसरे के लिए क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट्स हो गए। आपको यहाँ पे इनका क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है ना। अभी देखो दोनों भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब क्या है? दोनों भी पॉजिटिव है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों भी क्या है? पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, और मतलब सेम है, पॉजिटिव है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया देखो, अभी मुझे बोला है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। क्या होगा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? डिमांड हीरो का 15% से चेंज हुआ और प्राइस कितने से होगी? 10 से। तो आंसर विल बी व्हाट? 1.5। तो इट इज पॉजिटिव 1.5। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों भी क्या हो रहा है? बढ़ रहे है ना। ओके यस, देखो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए ऐसे, और हमको 70 क्वेश्चन यहाँ पे करना है। और आप लोग जो है मेरे साथ कंटिन्यू करो पूरे इस वीडियो के अंदर, अपन बहुत अच्छे से सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, है ना। और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो है इन दोनों चैप्टर्स के हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या बोला हुआ है? वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स, है ना। वायोलेशन ऑफ लॉ कब होता है? इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं अपन इसको? एक्सेप्शन, है ना। अभी इन केस ऑफ एक्सेप्शन आपको बोलना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो लॉ ऑफ डिमांड को वायोलेट करता होगा। ठीक है, अभी देखो क्या क्या बोला है।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव हो गया इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होगा क्या? नहीं, उल्टा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो गया, अगेन वहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट ये दोनों भी खुद में क्या है? वायोलेशन है। अगर इनका नेगेटिव मतलब इनका अपोजिट ले लिया तो क्या करेगा? लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई करने लगेगा। ठीक है, अभी अगले दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी देखो बच्चों, ये समझने के लिए ना हमको जो है मॉड्यूल के अंदर एक टॉपिक है वहां पे जाना पड़ेगा, दैट इज रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, है ना। रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 में आता है, वहां पे अगर आप जाते हो ना तो वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, देखो अगर मैं आता हूँ ऑन योर पेज नंबर मॉड्यूल का 2.14 के ऊपर, जहां पे हमको प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस दिया हुआ है ना। एक चीज बोली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हिक्सन एलन ने अपने को बोला है, और दूसरा अपने को बोला है इनकम इफेक्ट, है ना। अभी इनकम इफेक्ट के अंदर एक लाइन आता है जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ना। क्या बोला है देखो, यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ये देखो, in case of inferior goods the income effect works in the opposite direction to the substitution effect। अभी हम सबको पता है कि inferior goods के केस में जो है हमारा इनकम इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, बिकॉज इंफीरियर गुड्स ऐसी चीज है जो कमाई बढ़ने के बाद लोग ज्यादा खरीदने के बजाय क्या करते हैं? कम खरीदने लगते हैं, है ना। यस, सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू प्राइस फॉल विल टेक प्लेस ओनली इफ, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट। ये तभी होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि इनकम इफेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल भी हो सकता है। ओके, अच्छा ये हो गया पहली चीज जहां पे ये वर्डिंग्स अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज कहां मिलेगी? दूसरी चीज मिलेगी इन केस ऑफ योर गिफन गुड्स, है ना। गिफन गुड्स के केस में भी अपने को यहाँ पे इनके बारे में समझने को मिल सकता है कि भाई ऐसी चीज है जहां पे हमारा जो इनकम इफेक्ट है ना वो ओवरवे कर दे अगर हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, तो वहां पे हमारा वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है ना। यस, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो मॉड्यूल के अंदर आके इन योर रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे बोला हुआ है देखो। ठीक है, the demand for that commodity whose price has fallen increases, however there is one exception मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो गया। उल्टा क्या है? यही है, इंफीरियर गुड्स का केस है। ठीक है, कि इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? वहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, तो थोड़ा एग्जांपल पे थोड़ा ध्यान दो, तो आपको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ सकती है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक चीज है हमारे पास में राइस, है ना। अभी क्या होता है कि राइस की प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगती है। राइस की प्राइसेस बढ़ने से, राइस हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी गुड्स है। तो लोग क्या करते हैं, जब राइस की प्राइसेस बढ़ रही है तो अपना पूरा का पूरा पैसा कहां पे लगा देंगे? राइस पे लगा देंगे, बिकॉज राइस उनके लिए जरूरी है। अभी राइस को पैसा लगाने की वजह से उनकी जो परचेसिंग पावर है फॉर द अदर गुड्स वो क्या हो गई? अभी कम हो गई, बिकॉज उनका सारा का सारा पैसा कहां पे लग गया? राइस पे लग गया। उनके पास दूसरी चीज खरीदने के लिए, यानी कि लग्जरी, मीट, है ना, ब्रेड, ये सारी चीजें खरीदने के लिए उनके पास पैसा बचा क्या? नहीं बचा। जब उनके पास में पैसा बचा ही नहीं तो वो क्या सोच रहे कि भाई किसी और चीज को या किसी सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बिकॉज राइस हमारे लिए क्या है? महंगा है, और राइस हमारे लिए क्या है? जरूरी है ना। और अपने को लग रहा है कि यार यही कंपैरेटिवली हमको सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना हम इससे ही ज्यादा खरीद ले, किसी और पे जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन केस ऑफ गिफन गुड्स, है ना, उनका ही डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है ना। तो वहां पे आपका जो इनकम इफेक्ट है ना वो क्या हो जाता है? आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। उस वजह से यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? वायलेट हो जाता है, कि राइस की प्राइसेस बढ़ने के बाद भी राइस की जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। कि कौन से केस में पॉसिबल है ये पॉसिबल है इन केस ऑफ योर गिफन गुड्स। कौन से गुड्स में? गिफन गुड्स के सिचुएशन में ये बिल्कुल भी पॉसिबल है ना। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से दिमाग में जाना चाहिए, जिसका रिलेवेंस आपको मिलता है इन योर पेज नंबर 2.15 ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अगला सवाल, है ना, मार्केट डिमांड कर्व एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है वो आपको दिया है, और आपको मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में दिया और आपको बोला है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो। ठीक है, अभी जब अपन सप्लाई चैप्टर में जाते हैं तो वहां पे अपने को समझ में आता है अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम, अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वहां पे हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम कब आता है? जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? क्वांटिटी सप्लाई हो जाए, तब आपका एक इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन बन जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना पड़ेगा और इस आंसर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों को भी रखते हैं, है ना। 12 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 3 प्लस p। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? 12 माइनस 3 कर देता हूँ
और p प्लस 2p कर देता हूँ इज इक्वल्स टू के इधर उधर खेल देंगे, ठीक है। 12 माइनस 3 करने के बाद कितना बच गया 9, और p प्लस 2p करने से कितना हो गया योर 3p। अभी मैं क्या कर रहा हूँ 3 को इज इक्वल्स टू के इधर लेके आता हूँ, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू p। सो p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3। अभी अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में p कहाँ पे 3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन। अभी क्वांटिटी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्रॉस चेक कर रहा है तो आप जाके देख सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं बनती है, ठीक है। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पूरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 बार बोला है, ओके। एक तो हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में, ओके, और दूसरा इन केस ऑफ योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के केस में, है ना। बाकी कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम आता नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अपने को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। डैश कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, है ना। जब अपन सच में कोई खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब अपन कोई खर्चा बियर करते हैं, तो एक्चुअल पेमेंट जहां पे हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवीसी कैन फॉल इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग प्रोवाइडेड, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो वो क्या करता रहेगा, फॉलिंग करता रहेगा, जब आपका एमसी क्या है राइजिंग है। अभी ये कब पॉसिबल है ये आपको पूछा है, देखो, है ना। व्हेन योर एमसी इज लेस देन एवीसी और एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी और एमसी इज इक्वल्स टू एवीसी। अभी इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 के डायग्राम पे, है ना, जो आपके कॉस्ट के डायग्राम की बात करता है। बहुत ही बढ़िया सा वो डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको ये सारे एमसीक्यू जो भी बनते हैं ना वो अच्छे से सॉल्व करने आ जाए, ठीक है। चलो एक मिनट थोड़ा अपन आ जाते हैं वहां पे, ओके। तो जिससे कि ना आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और ये सिचुएशन को आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। यस ओके बच्चों, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ यस, अभी आगे देखो, ये आपको पता है सारे इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, यस, लॉन्ग रन के बारे में। एंड अभी बच्चों आ गए अपन शॉर्ट रन के ऊपर, ठीक है। अभी आपको ये पता करना है, इन्होंने बोला है कि आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉलिंग है, कब, जब एमसी राइजिंग है तब। ये कब पॉसिबल होगा, देखो अभी इस डायग्राम पे ध्यान दो। यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करो जहाँ पे आपका ये जो एवीसी है, एवीसी कौन सा है सर, ये है आपका ब्लू में मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज योर एवीसी, और एमसी आपका कौन सा है, ये जो आपका रेड में है वो आपका एमसी है, ठीक है। आपको ऐसा सिचुएशन इसमें फाइंड आउट करना है कि जहां पे एमसी आपका क्या है राइजिंग है और एवीसी क्या होगा ये बताओ, ठीक है। देखो अभी MC जो है वो यहाँ इस पार्ट पे राइजिंग हो रहा है और AVC जो है वो इस पार्ट पे क्या है फॉलिंग है। अभी ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या है नीचे है, तभी पॉसिबल है। देखो ना, बिकॉज जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर निकल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उस टाइम पे क्या करता है बढ़ता है। और एक रिलेशनशिप आपको याद होगा कि MC जो है वो AVC को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे AVC के मिनिमम पे, और इंटरसेक्ट करने के बाद में जब वो आगे बढ़ता है ना तो वहां से AVC भी क्या होने लगता है बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही सिचुएशन क्या हो जाएगा, whenever your MC is less than AVC then only this situation is possible कि AVC जो है वो फॉलिंग है ना, जब MC राइजिंग होगा, कब, जब MC जो है वो AVC से छोटा होगा तब। बाकी कभी भी ये पॉसिबल है क्या, नहीं, बिकॉज जब MC जो है वो बड़ा हो जाएगा ना AVC से, तब AVC भी क्या होता है राइजिंग होता है, फॉलिंग होता है क्या, नहीं होता, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन कॉस्ट, है ना। लॉन्ग रन कॉस्ट के लिए कौन सी चीज सही बोले, इट इज लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, यस बिल्कुल भी सही है। लीस्ट कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने को बताता है। LAC कर्व इज एनवेलप ऑफ SAC कर्व, यस बिल्कुल सही है। LAC इज यू शेप्ड, यस, है ना। तीनों भी स्टेटमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे सही बन जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी दैट 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ये अपना बिल्कुल भी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, है कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से कौन सा सही है। देखो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं, TC टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। आपको यहाँ पे ये, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया स्पेलिंग, है ना। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी ये बिल्कुल भी सही, ये सिचुएशन आपको देखना है कि ये कहाँ पे वायोलेट हो रहा है ना। देन और आपको पता करना है कौन सा सही है, सॉरी ये आपको पता करना है विच इज द करेक्ट आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सही फॉर्मूला यहाँ पे बता। देखो TC इज इक्वल्स टू TVC माइनस TFC बोला, ये सही है क्या, नहीं है। द TFC इज इक्वल्स टू TC माइनस TVC, क्या ये सही है क्या, यस ये बिल्कुल भी सही है। बस देखो ना TVC को इक्वल्स टू के इधर भेज दिया तो पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव हो गया, आंसर बिल्कुल भी सही हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। अभी बोला है टोटल कॉस्ट दैट 2000 प्लस 15q माइनस 6q 2 स्क्वायर हो गया ये, एन क्यू का क्यूब हो गया, ऐसा है। ठीक है। हाउ मच टीएफसी एट क्वांटिटी ऑफ 2000, 2000 अगर मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है। देखो इक्वेशन कैसा बनता है, हमने अभी भी बोला टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, दैट इज योर 2000 इज योर ओनली व्हाट फिक्स कॉस्ट है ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, 2000 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, assertion in the short term a producer operates in a only second stage of law of diminishing returns where average product of variable factor is declining। बिल्कुल भी सही बात है कि कोई भी एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है हमेशा स्टेज 2 में ही अपने प्रोडक्शंस को रखेगा। ठीक है। यस, रीजन क्या दिया है देखो, इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। मतलब क्या है, स्टेज 1 में फिक्स फैक्टर्स नेगेटिव हो जाएंगे और स्टेज 3 के अंदर आपके वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब क्या, प्रोडक्टिव नहीं होते, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता, ऐसी बातें इन्होंने की वाली। क्या ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है क्या, है ना? क्या इसका जो असर्शन है, जो रीजनिंग है, जो रीजन दिया हुआ है वो क्या वो असर्शन के लिए सही है क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ये समझने के लिए आपको फिर से जाना पड़ता है हमारे चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 के अंदर, है ना। वहां पे बहुत अच्छे से ये लाइंस उन्होंने वहां पे बोले वाली है, जहां पे अपने को ये सारी की सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जहां पे बातें उन्होंने बोली है। ओके, अच्छा किसने बताया वैसे, ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट है ना, कॉब डुगलस, है ना, उन्होंने ये सारी बातें करे वाली है। ठीक है। ओके, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने को समझाया कि कौन से लेवल पे आपने प्रोडक्शन करना चाहिए। सॉरी, कॉब डुगलस का नाम है यहाँ पे, है ना। ओके, थोड़ा सा नीचे आते और अपन, हाँ टोटल प्रोडक्ट पे आ गए। ओके यस, हाँ यस बच्चों, देखो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना। ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का लॉ अपन जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस। एंड यहाँ पे देखो ये सारी बातें इन्होंने करे वाली है ना। एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है कभी भी स्टेज 1 या स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करेगा, बिकॉज वो इकोनॉमिक नॉनसेंस माना जाता है। उसने कौन सा करना चाहिए, स्टेज 2 में प्रोडक्शन करना चाहिए। देखो ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों भी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है ना। अभी इसका रीजन अपने को समझना है ना, क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, in which stage a rational producer will seek produce, a rational producer will never produce in stage 3। क्यों, यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिल्कुल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये तो पक्का हो गया कि स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी स्टेज 1 के बारे में, स्टेज 1 में प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए बिकॉज ही विल नॉट बी मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर्स। मतलब अगेन फिक्स फैक्टर्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। मतलब आपका जो रीजन दिया हुआ है क्या वो सही है क्या, यस बिल्कुल भी सही रीजन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि स्टेज 1 में आपके फिक्स फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं और स्टेज 3 में आपके वेरिएबल फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं। इसलिए आपने हमेशा स्टेज 2 में ही प्रोडक्शन करना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा आपके लिए क्या है, अच्छा है। वहां पे आपके एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों भी क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। डिक्लाइनिंग है, मतलब जो डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग एक ही बात है, तो दोनों भी क्या है, बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे देखो दोनों भी स्टेटमेंट है ना, असर्शन रीजनिंग दोनों भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज में कौन से आते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ये सब आता है। कौन सा नहीं आता, इकोनॉमीज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये नहीं आता। ठीक है। चलो, अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप showing the maximum output that can be produced by each and every combination of input is called as what, प्रोडक्शन फंक्शन। एकदम सिंपल सी बात है ना, जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट एनी पॉइंट ऑन अ गिवन सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट मेकिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि जो हमारे एक्स एक्सिस को क्या करता है, 45 डिग्री में, नहीं 90 डिग्री का जो हमारा एंगल है ना, ये इसको 45 में दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो उस हमारे सप्लाई का वहां पे इलास्टिसिटी कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कर्व कहाँ बनता है, इन केस ऑफ योर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, वहां पे ये कर्व आपका बनता है। तो वहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाए, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिटरी के केस में बनता है। ठीक है। बाय वे ऑफ एन ऑप्टिमल चॉइस अ कंज्यूमर टेंड्स टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है। चलो, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब क्या है भाई, लोग जो है वो सब चाहते हैं ना, लोग कोई चीज कम चाहते हैं क्या, नहीं चाहते, है ना। इफ एंड ओनली इफ बिटवीन टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर्स द बंडल्स विच हैज, अभी देखो उसको दोनों चीज चाहिए,
कोई कम भी नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक थोड़ा ज्यादा लगेगा और दूसरा कम नहीं लगेगा, ऐसी बातें ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर, एक का थोड़ा ज्यादा और दूसरे का कम भी नहीं, है ना, यानी कि दोनों चाहिए, कोई भी छोड़ना है कि हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यस, अभी रिलेटिव प्राइस कैसे किया जाएगा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वन प्राइस टू द अनदर, एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के कंपैरिजन में कितना है ना, ये कंपेयर करना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइसेस बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे यहाँ पे हो चुका है ना, और वो भी बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स में, हर एक मिनट को अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा समझ के चलो बच्चों। और आप लोग तो इस वीडियो को जो है फास्ट भी देख सकते हो, 1.5 पे भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम और भी बच सकता है, ठीक है। इस पीडीएफ को कहाँ से लेना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाओ, आपको एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी अपने चैनल के बारे में बताओ, है ना, और चैनल को बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जा जाके, है ना, और आपको जो लग रहा है बिल्कुल भी आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। यस, और आपके कमेंट से पैसे नहीं मिलते भाई, मोटिवेशन मिलता है बस ऐसे और वीडियोस आप लोगों के बनाने के लिए, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अभी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, हमने बोला था कि प्राइस और डिमांड, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब कभी भी दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो उनका ग्राफ कैसा आता है, अपवर्ड स्लोपिंग आता है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का अपवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। यस, राइज इन प्राइस विल, अभी देखो अगर समझो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर का जो सरप्लस है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। सो देयर इज डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, है ना, ओके। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, अभी प्रोडक्शन के लॉ में कौन सा लॉ नहीं आता, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आता है, दैट इज शॉर्ट रन के लॉ गए, रिटर्न्स टू उसके लॉन्ग रन का लॉ गया, कौन सा नहीं आता, दैट इज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज हमको कॉस्ट का कोई लेना देना लॉ ऑफ प्रोडक्शन में होता नहीं है, ठीक है। चलो, ओके। नेक्स्ट, इन द कॉब डुगलस फंक्शन the change in output due to increase in one additional unit of input is called what, इसको अपन बोलते हैं returns to scale, है ना, कि भाई एक अगर फैक्टर है उसको मैं बढ़ाता हूँ तो अपना जो इनपुट में आउटपुट में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू एडिशनल इनपुट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज कॉब डुगलस का जो लॉ है वो जनरली जो है हमारे लॉन्ग रन पे एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन पे नहीं होता, ठीक है। चलो, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोला जाता है, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अदर गुड्स सैक्रिफाइस टू गेट वन यूनिट ऑफ दैट गुड्स, है ना, एक प्रोडक्ट पाने के लिए हमने दूसरा क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो उस दूसरे को अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ओके। चलो, when a small change in price leads to large change in the demand, है ना, अगर समझो कोई एक प्रोडक्ट के छोटा सा प्राइस चेंज हो और डिमांड ज्यादा चेंज हो गई, उसको क्या बोल दिया जाएगा, इलास्टिक बोल दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, है ना। यस, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉ ऑफ सप्लाई कैसा होता है ना, देखो क्या बोला हमने लॉ ऑफ सप्लाई में, प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा और प्राइसेस कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कैसा हो गया, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ऐसा अपन बोल सकते क्या, यस, है ना। सर्टन बेनिफिट्स एंड इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट्स एक्सपांड, है ना, इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, देखो इंडस्ट्री ने क्या एक्सपांड किया, उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किसका, उसका मतलब कौन सा, इंडिविजुअल, मैंने मेरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, है ना, ये मेरी इंटरनल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है क्या, नहीं, ये मेरे कंट्रोल में था, दैट इज योर इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मे नॉट में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नॉट अप्लाई, है ना, लॉ ऑफ डीएमयू कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, फूड आइटम्स पे है क्या, यस, क्लोथिंग पे है क्या, यस। देखो अभी गोल्ड कैश आर्टिकल्स उस ग्रेटर क्वांटिटी में इंक्रीज द लस्ट फॉर देम, है ना, कॉन्स्पिशियस गुड्स अपन जिसको बोलते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स अपन जिनको बोलते हैं, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, जहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर लग्जरियस गुड्स इनकम इलास्टिसिटी कितना होगा, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एलएसी कर्व कैसा होता है ना, दैट इज यू शेप्ड होता है, ओके, इसको अपन एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, इसको अपन बोट शेप कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी दोनों भी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही होने वाला है, ओके। चलो, कंज्यूमर जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा कब, ये आपको फाइंड आउट करना है, देखो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कब, जब आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे को टेंजेंट हो जाते हैं, जहां पे आपका यूटिलिटी भी मैक्सिमम हो और कॉस्ट भी क्या हो, सबसे कम हो, है ना, यानी कि बजट लाइन में आपको देखना है कि कम से कम खर्चा अपने बजट में कौन सा बैठता है और ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी कौन सा देता है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज बजट लाइन, जहां पे आपके आईसी को क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए,
प्लस और एक इंपॉर्टेंट, अभी बच्चे क्या करते, गड़बड़ कर देते, ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, अरे ये तो बिल्कुल भी सही है, टिक कर दिया, लेकिन सेकंड पढ़ना उतना ही जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है देखो, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर द अनदर, यानी कि एमआरएस एक्स वाई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, मस्ट बी इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, यानी कि प्राइस रेशियो मतलब क्या, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। क्या ये सही है क्या? यस, ये भी सही है कि जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई हो जाता है, तो दोनों भी बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है, सही है, तो आइदर ए और बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको सही करना पड़ेगा। तो बच्चे ना बहुत बार यहाँ पे गड़बड़ करते, तो गड़बड़ में जो है अपन जो है वो कोई गलत आंसर भी टिक कर सकते, तो थोड़ा हमको पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। यस, देखो क्या बोला है नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, इज गवर्न्ड बाय, कोई भी प्रोड्यूसर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कब करता है, जब वो फैक्टर उसको कुछ ना कुछ एडिशनल आउटपुट दे रहा होगा, तभी करेगा, जब उससे कोई एडिशनल आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो उसको हमने डिमांड करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, ये हमने कहाँ पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन में पढ़ा है ना, जहाँ पे आपका एमपी क्या होता है, जीरो होता है, वहां पे आपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए, है ना, तो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आप आपके लेबर का चेक करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, अभी आइसोकॉन्ट का स्लोप कैसा होता है, दैट इज योर डाउनवर्ड, है ना, टू द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, जितने भी हमारे, अभी देखो आइसोकॉन्ट कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स बोलने के बाद क्या होगा, डाउनवर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है, डाउनवर्ड टू द लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट मतलब डाउनवर्ड टू लेफ्ट राइट क्या हो गया, ये राइट साइड जा रहा है ना, तो इसके लिए क्या बोला, डाउनवर्ड टू द राइट, लेफ्ट बोलना है कि नहीं, अपन यहाँ नहीं जा रहे, अपन एक्सिस के राइट हैंड साइड जाते हैं ना, जितने भी ग्राफ आते हैं सब लेफ्ट टू राइट बनते हैं, ओके। चलो, नेगेटिव रिटर्न सेट्स इन द स्टेज, अभी कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे आपके नेगेटिव रिटर्न आते हैं, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे आपके नेगेटिव रिटर्न्स आने लगेंगे, ठीक है, तो ये दिस एमपी इज योर नेगेटिव, ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए बच्चों, ओके, और 40 क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से, एकदम साइलेंटली अच्छे से, बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस हो रहा है, देखो विद इन 30 मिनट्स आपने जो है वो 40 क्वेश्चंस कर दिए, और एक घंटे के अंदर अपन लोग जो है पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलते रहनी चाहिए, इसलिए आपको जरूर जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं ऐसे और एमसीक्यू प्रैक्टिस के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट अफेक्ट्स द सप्लाई इलास्टिसिटी मोस्ट, है ना, कौन सा ऐसा चीज है जो आपके सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, जिससे आपका सप्लाई इन्फ्लुएंस हो सकता है, कंज्यूमर का डिमांड, इससे सप्लाई पे फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना, डिमांड कुछ भी रहो, सप्लायर को जो सप्लाई करना है वो करेगा, ठीक है। ब्रांड ईज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अगर समझो प्रोडक्शन बढ़ाना उसके लिए इजी है, तो क्या ये सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है क्या, यस बिल्कुल भी करेगा, बिकॉज जब प्रोडक्शन बढ़ाना इजी है, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ब्रांड वैल्यू से सप्लाई पे अफेक्ट नहीं पड़ता, इंपोर्ट टैरिफ से भी सप्लाई पे अफेक्ट नहीं पड़ता है ना, जो किससे पड़ेगा, ईज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन से यहाँ पे सप्लाई पे अफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट, इफ एन इनपुट इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय अ फर्म देन इट्स, है ना, अभी अगर समझो कोई इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कोई भी, जैसा लैंड है ना, वो मेरा खुद का है, और मैं खुद ही अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को कोई पैसा देता हूँ क्या, नहीं देता हूँ, तो उसके लिए मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यस, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर डिमांडेड मोर बिकॉज ऑफ, कोई भी कॉन्स्पिशियस गुड्स की डिमांड क्यों करता है, बिकॉज ये प्रेस्टिजियस होते हैं, मेरी जो रिचनेस है, मेरी जो अमीरी है उसको दिखाते हैं, तो अपना दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू, अभी बैंड वैगन इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर समझो सब लोग जो कर रहे हैं मुझे वो करना है, कोई एक इंसान अगर कोई चीज कर रहा है तो मुझे भी वही चीज करनी है ना, इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, अगर सब लोग कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं तो मैं भी क्या करूंगा, उस चीज की डिमांड करूंगा, ये क्या बोलता है, बैंड वैगन इफेक्ट आपको बोलता है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू का कौन सा अजम्पशन है, चेंज इन इनकम, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, चेंज इन टेस्ट, एंड योर नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देखो इसका एक ही अजम्पशन है, दैट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कि आपने कंजम्पशन कंटिन्यूअस रखना चाहिए, आपको बिल्कुल भी टाइम गैप लेना है कि कंजम्पशन में नहीं लेना, कंटिन्यूटी शुड बी देयर, ठीक है। चलो यस, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज, जब अपन कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं ना तो कैसे दिखता है, एक ट्राइंगल के जैसा आता है, ट्राइंगल कैसा होता है, वो होता है प्राइस लाइन के ऊपर और बजट लाइन के, अपने डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। सो एक ट्रायंगुलर एरिया जो डिमांड कर्व के नीचे हो और प्राइस लाइन के ऊपर हो, है ना, ये होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस, ओके। मैं आपको एक बार यहाँ पे डायग्राम भी छोटा सा ड्रॉ करके बता ही देता हूँ, है ना, क्या होता है ये आपका, यहाँ पे जैसा ऐसा मेरा आएगा, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं होता ये, थोड़ा सा चेंज करते कहीं पे अच्छी जगह मिले, यहाँ पे है क्या नीचे, यस नीचे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो अभी कि आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका डायग्राम कैसे दिखाई देता है ना, ये हो गया हमारा,
ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइस लाइन और ये होता है हमारे लिए डिमांड कर्व। ठीक है, अभी ये जो हमारा प्राइस लाइन है ना पी, और ये हमारा क्या डिमांड कर्व डी डी, मैं इसको नाम देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बनता है ना, ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राइस लाइन के ऊपर होता है और बजट लाइन के क्या होता है नीचे, सॉरी डिमांड कर्व के क्या होता है नीचे होता है। ठीक है, यस ओके बच्चों, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट इंक्रीज इज टेम्पररी, सप्लाई इन द लॉन्ग रन इज मोस्ट लाइकली टू, अगर समझो कोई भी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, ओके, और वो बिल्कुल भी एक टेम्पररी नेचर का है, तो इससे क्या होगा, इससे टेम्पररीली अपन थोड़ा क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे हमारे सप्लाई में, है ना। और लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट है क्या, नहीं, बिकॉज कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, बिल्कुल भी टेम्पररी नेचर का है, अपना लॉन्ग टर्म नहीं है ना। तो लॉन्ग रन में इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पार्शियली अपन रिकवर करेंगे ड्यू टू सम एडजस्टमेंट। ठीक है, यस। लैंड इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज लैंड का सप्लाई इलास्टिक होता है क्या, नहीं होता। लैंड एक प्रोड्यूस फैक्टर है क्या, नहीं है, है ना। लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर, यस, लैंड के पास इनडिस्ट्रक्टिबल पावर से उसको कोई तबाह नहीं कर सकता। लैंड को वेजेस मिलते क्या, नहीं, लैंड को जो है वो रेंट मिलता है बच्चों। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इवेंचुअली ऑकर्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है बच्चों, ये सवाल है। देखो, टू स्केल बोला है मतलब क्या हो गया, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, है ना, क्यों हो रहा है ये आपको बोलना है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉशन मतलब खत्म हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं, इससे नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यस, इंटरनल डिसइकोनॉमी हो गया ये, ठीक, अपन जो है वो मैनेजमेंट इतना अपना बड़ा हो चुका है, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है, कंट्रोल बराबर लगा नहीं पा रहा है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ जाएंगे। ठीक है, यस ओके, नेक्स्ट, द इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच, देखो कौन सा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इफिशिएंट माना जाता है, हमने बोला था इन केस ऑफ योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जहां पे आपका एटीसी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, जहां पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है ना, वो सिचुएशन बिल्कुल भी क्या होता है हमारे लिए एकदम इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, यस। विद इन द रिलेवेंट रेंज आइसोकॉन्स आर, आइसोकॉन्स हमेशा क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, नेगेटिवली स्लोप भी होता है, और ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, मतलब और ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट, है ना, कोई भी गलत है क्या, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, देखो इसमें ना बहुत बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, यस बिल्कुल भी सही है, बिकॉज देखो हम एवरेज कॉस्ट का भी फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कर दूंगा तो क्या आ जाए, सॉरी, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज करेक्ट, तो ये बिल्कुल भी सही है ना। दूसरा, चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, समेशन ऑफ, देखो ये किसका साइन है, समेशन का, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, और समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ऐसा बोला हुआ है। देखो, तो क्या बोला जाता है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से कभी होता है क्या, नहीं होता है। अगेन मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 में लेके चलता हूँ, जहां पे ये चीज मैं आपको बिल्कुल भी प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, देखो, ओके, यूनिट नंबर 2 में आते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, है ना, कहाँ गया कहाँ गया, अरे अपन तो प्राइस डिटर्मिनेशन में आ गए। क्या हो गया, हाँ देखो बच्चों, हम आ गए मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, है ना। मार्जिनल कॉस्ट में क्या बोला है, देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, है ना, इट डज नॉट, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज द आउटपुट, फिक्स कॉस्ट की वजह से आउटपुट नहीं बदलता, इट इज ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, जिस वजह से आपके लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है, चेंज आता है ना। तो इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट इज फैक्ट चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से ही आपका मार्जिनल कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विल क्रिएट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल मार्जिनल कॉस्ट में आपका फिक्स कॉस्ट तो आता ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर वो डिपेंड करती है क्या, नहीं डिपेंड करती। इसलिए यहाँ पे जब भी अपन फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो फॉर्मूला यहाँ पे बनाते टाइम पे आपको ये बोलना पड़ेगा दैट मार्जिनल कॉस्ट का जो अपन फॉर्मूला बना रहे,
मार्जिनल कॉस्ट को अपन जो फॉर्मूला बना रहे हैं उसके अंदर क्या बोलना पड़ेगा, दैट इज समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड समेशन ऑफ एमसी प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये दोनों भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी, दैट समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये बिल्कुल भी क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसका समेशन है, वेरिएबल कॉस्ट का है। मार्जिनल कॉस्ट किस वजह से चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से चेंज नहीं होता। ठीक है, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टरी इनकम, ट्रांसफर पेमेंट नहीं, सब्सिडीज नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ही हमारा फैक्टरी इनकम का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली, कौन सा ऐसा कॉस्ट कर्व है जो डिक्लाइन करते रहता है कंटिन्यूअसली, दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट का ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमको एक सिंपल फॉर्मूला के साथ इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या बोला जाता है, देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, जिसको अपन बिजनेस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट प्लस आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी मुझे इन्होंने पूछ लिया फॉर्मूला किसका, इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अभी मैं क्या कर दूंगा, मैं करूंगा इकोनॉमिक कॉस्ट को उधर लेके जाऊंगा इज इक्वल्स टू के, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला विल बिकम मेरा बिजनेस प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना, यस। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट ये फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यस, ओके। 55 क्वेश्चन हमारे हो गए, 56 पे आते हैं, देखो क्या बोला है, स्नोब इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड एज, स्नोब इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई मेरे को यूनिक बनना है, मेरे को कुछ तो भी अलग करना है जो कोई और नहीं कर रहा है। ओके, स्नोब इफेक्ट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, अपन दूसरों को देखेंगे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं और वो चीज अपन कंज्यूम नहीं करेंगे, ऐसा स्नोब इफेक्ट अपने बोलते हैं। बिकॉज आई वांट टू बी द यूनिक, मुझे कुछ एक्सक्लूसिव करना है, अलग करना है दूसरे से, है ना, यस, दैट इज 56 का यहाँ पे ए आंसर आपके लिए बिल्कुल भी सही हो जाता है। ठीक है, 57 पे आते हैं, इन द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ प्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होता है, देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैड अ पॉजिटिव स्लोप, नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, यस, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे ही होता है पूरा पूरा। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है क्या, नहीं, वो तो डिक्रीज हो जाता है। नन ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, कौन से अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यस है, टाइम पीरियड है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, टाइट डिमांड बिल्कुल भी है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, अभी एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आता है, जहां पे आपका जो टीपी है वो बढ़ रहा होता है, एमपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और एपी जो है उसके बिलो होता है। ठीक है, तो एमपी जहां पे मैक्सिमम हो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। विच ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मतलब क्या, ऐसा खर्चा जो आपने इनकर कर दिया उससे आपको कोई भी रिकवरी होने वाली नहीं है। ठीक है, दैट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर, देखो रॉ मटेरियल का अपन यूज करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, उससे पैसा आ जाएगा। टेम्पररी वर्कर्स को लाया, उनको हायर किया, उनसे काम करवाया, पैसा मिल जाएगा। सैलरी टू बी पेड, दैट इज नॉट अ संक कॉस्ट, जो अपन फ्यूचर में देने वाले हैं, है ना। एक्सपेंडिचर जो हो गया, अभी देखो आगे वाले खर्चे को अपन रोक सकते, जो हो गया उसको रोक सकते क्या, नहीं, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हो गया उसको रोका नहीं जा सकता, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60, और उससे अभी कोई रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है। अपन उसको बोल नहीं सकता एडवर्टाइजमेंट किया है तो आउटपुट तो आना ही चाहिए था, जरूरी नहीं है भाई साहब। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी किसका स्लोप होता है, टीपी का, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज स्लाइटली बिलो जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। अभी देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, स्लाइटली बिलो जीरो है, बिलो जीरो मतलब क्या हो जाए भाई, आपके नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, सो इसको अपन कब कब बोल सकते हैं, अगर वो स्लाइटली बिलो जीरो है इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल भी दे आर वीक कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर व्हाट, वीक कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, यस, स्लाइटली ना थोड़ा सा ही जीरो के नीचे तो वीक कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, अगर ज्यादा होता तो फिर वो क्या हो जाता, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स बन सकता था। ठीक है, ओके, नेगेटिव में ज्यादा जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स बन सकता है ना, यस। when the price of substitutes of commodity x falls then the demand for x, देखो बिल्कुल भी इजी सवाल है कि अगर समझो प्रोडक्ट x है ना, इसकी जो प्राइसेस है वो क्या हो रही है, बोले फॉल हो रही है, तो डिमांड फॉर x का क्या हो जाएगा, ओके सॉरी y का क्या हो जाएगा, अगर
प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटी एक्स ना, सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या, वाई, प्रोडक्ट वाई है उसकी प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, एक्स का डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, बिकॉज लोग क्या करेंगे, लोग तो चीपर सब्स्टिट्यूट्स के पास जाएंगे ना, जो कौन सा है अभी, वाई बन चुका है, ठीक है। यस, इफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज एज इट्स प्राइस चेंजेस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बिल्कुल भी आपका अनचेंज है, वो बिल्कुल भी कांस्टेंट है, आपकी प्राइस कितनी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ओके, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, आपका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, इक्वल टू सॉरी वन नहीं, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज क्वांटिटी का चेंज बिल्कुल भी क्या हो गया, जीरो हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, जीरो, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ तो भी होगा, पॉजिटिव नंबर अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, सो जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर इज योर आंसर इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी जीरो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन, ओके, कोई भी कंज्यूमर अगर अपने बजट लाइन के नीचे कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पूरी कमाई को स्पेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यस, अगर समझो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, वो होगा लग्जरी गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इसको फटाक से कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस पे ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी सेटेरियस पैरिबस इज गिवन बाय, अगर समझो कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाती है, और उस पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा, देखो अभी इंडिफरेंस कर्व के साथ में आपको बताना है कि अभी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या, ये एक ऐसा कर्व है जो आपके दो यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी अगर समझो मुझे कोई प्रोडक्ट जो सस्ते में मिल रहा है, जिसका प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, अभी मैं उसकी क्या ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता हूँ क्या, यस, मतलब मेरा अगर वो प्रोडक्ट मैंने एक्स एक्सिस पे रखा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो मेरे एक्स की जो क्वांटिटी है अभी उतने ही पैसे देके क्या मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ क्या, यस, मतलब मेरा जो इंडिफरेंस कर्व आएगा क्या वो एक्स एक्सिस पे और भी आगे जा सकता है, बिकॉज मैं उसकी ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊंगा क्या, यस, तो दैट इज मूवमेंट डाउन अ गिवन आईसी, मतलब उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मेरा जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो क्या होता होगा, ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज अभी मेरा जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट एक्स एक्सिस पे होगा ना, उसकी मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, बिकॉज उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, और मैं बिंग अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करूंगा, चीपर सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यस, तो दैट इज मूवमेंट डाउन ऑन अ गिवन आईसी, ओके। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, अभी इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के चेंज को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, देखो क्या बोला हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई, है ना, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि सप्लाई पे इफेक्ट नहीं करते, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का पड़ता है क्या, पड़ता है ना, इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अगेन अगेन इसका सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है क्या, पड़ता है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस, उसको सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोगों की पसंद क्या है, नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, सप्लायर को जो सप्लाई करना है वो कर सकता है, ठीक है। यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट, ओके। व्हाई कैन नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर पाते, ऐसा हमको यहाँ पे पूछा गया है, तो एक बार यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया ना उसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे अपने को ये आंसर पता करने में थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। क्या क्या बोला है देखो, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड एन इंटरसेक्शन वुड लॉजिकली इंप्लाई हायर एंड लोअर लेवल्स आर इक्वल, राइट, दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, दोनों अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ज्यादा जो हायर होगा और लोअर होगा उन दोनों का सेटिस्फैक्शन अलग है, अगर दोनों इक्वल हो गए मतलब दोनों का सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए, क्या ये रीजन सही है क्या, है ना, बिल्कुल भी सही बात यहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बट एक बार अपन फिर से और पढ़ लेते क्या बोला है ना, कंज्यूमर रैशनल होता है इसलिए क्या नहीं, उनका जो एमआरएस है वो बिल्कुल भी कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, देयर मस्ट बी ऑलवेज पैरेलल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, देयर शुड नॉट बी पैरेलल वगैरह कुछ नहीं बोला जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट, ठीक है। बस और 10 एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों को करने हैं मेरे साथ में, है ना, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हमने यहाँ पे एमसीक्यूज करवाए हैं, है ना, बहुत ही फास्टली क्विकली और डिटेल में हर एक कंसेप्ट को अपन कवर भी कर रहे हैं यहाँ पे साथ में एमसीक्यूज के साथ, तो जरूर जरूर वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, है ना, आपको कैसा लग रहा है ना, और ऐसे चैप्टर्स के एमसीक्यूज के वीडियोस आपको चाहिए तो बिल्कुल भी आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों के लाने का ट्राई करूंगा, है ना, लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी कोई भी ऐसी अंदर से आवाज नहीं आती कि भाई बच्चों के लिए मेहनत करनी, बच्चों के लिए मेहनत करनी, बिकॉज बच्चे ही जो है इस मेहनत का कोई अपने को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो बिल्कुल जाके आप लोग कमेंट करो, मुझे बताओ कैसा लग रहा है, और मैं जरूर आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूंगा अगर आप लोग जो है वो कमेंट करोगे तो, ठीक है। यस, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन एक जो है ना एक फंक्शनल कंसेप्ट है, क्या है कॉस्ट फंक्शन, एक फंक्शनल कंसेप्ट है जो अपने को बताता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट, जो आपके आउटपुट के हिसाब से क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला हुआ है देखो, द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप्ड, है ना, इनवर्सली एस शेप मतलब इस तरीके से होता है, कौन सा होता है वो, दैट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है, यस। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो कभी भी जीरो होगा, क्या नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ऐसा खर्चा जो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने खुद के कैपिटल का जो इंटरेस्ट बट मैंने वो लॉस कर दिया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग, एन आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये सही बात है, क्या आइसो कॉस्ट कभी भी स्ट्रेट होता है क्या, यस बिल्कुल भी स्ट्रेट होता है ना, क्यों, द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट, यस, अगर दोनों इनपुट्स का मार्केट एक्सचेंज रेट बिल्कुल भी कांस्टेंट होगा तभी आपका आइसो कॉस्ट बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस। लास्ट 5-6 एमसीक्यूज बच्चों, बस देखो क्या बोला हुआ है, इस एमसीक्यू पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर एम यू ऑफ एक्स 30 है, प्राइस ऑफ एक्स 5 है, एम यू ऑफ वाई 40, आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ पी वाई फाइंड आउट करो। अभी यहाँ पे ना आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, दैट इज एम यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, ऐसा एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय एक्स, पी वाई को अपन एक्स एज्यूम करते हैं, है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 40 इंटू 5 करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सारा पंचे 200 आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय 30, तो ये 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 का टेबल हम सबको आता है ना, 3 6 जा 18 बचा 2, अगेन फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 जा करने के बाद ये 0.66667 आने लगता है ना। अभी ये एग्जैक्टली कहीं मैच कर रहा है क्या, 10 दिया है, 15 दिया है, 6 दिया है, तो 6.66 या 67 कहीं आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमको बच्चों यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस कैसे सॉल्व करना है आप लोग बिल्कुल भी अपने पास कहीं ना कहीं नोट कर लेना, है ना। यस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज एमआरएस वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिस, ठीक है। चलो, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीजिंग व्हेन, है ना, आपकी शॉर्ट टर्म में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग होगा, कब होगा ये आपको पूछा है ना। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है हमारा, दैट इज यू शेप्ड, इस तरीके से, ये कब इंक्रीजिंग होता है, जब आपका एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग हो, देखो एवरेज कॉस्ट ऐसा डिक्रीजिंग होता है क्या, जब हमारा एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बढ़ रहा था क्या, नहीं, वो भी कुछ टाइम के लिए क्या करता है, डिक्रीजिंग होता है, तो ये तो बिल्कुल भी क्या हो गया, गलत हो गया। व्हेन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, अभी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी इंक्रीजिंग होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। व्हेन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अभी देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इस तरीके से आता है, वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग ही होता है, अभी वो जब डिक्रीजिंग था तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग भी था, इंक्रीजिंग भी था, दोनों भी था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है, यस। if a very small factory were to expand its scale of operations in the long run, it is likely that it would initially experience, initially मतलब अभी जब अपन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग रन में जा रहे हैं तो इनिशियली क्या आएगा, इनिशियली अपने को आएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या आती है, इकोनॉमीज, सीक्वेंस कैसा था देखो, इकोनॉमीज है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको इनिशियली फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द TU and MU relationship, what happens to MU when TU increasing at a डिक्रीजिंग रेट, मतलब क्या बोला है कि जब आपका टोटल यूटिलिटी कर्व बढ़ने लगता है और एमयू कर्व क्या करने लगता है, डिक्रीजिंग होता है, अभी इन टीयू बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो क्या होता है, एमयू जो है वो हमारा डिक्रीजिंग होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, अभी नेगेटिव कब हो जाएगा, जब आपका टीयू जो है वो फॉलिंग करने लगेगा तब, अभी यहाँ पे क्या बोला, टीयू क्या है, इंक्रीजिंग है, जब तक टीयू इंक्रीजिंग होता है तब तक एमयू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, यस। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे बोला गया, दैट इज अबाउट द कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इनके हिसाब से that q is equals to k into l raised to a c raised to b, what condition indicates that the firm experiences decreasing returns to scale, decreasing returns to scale कब आते हैं फर्म के, कभी भी a plus b is less than 1, तब उनका क्या हो जाएगा, decreasing returns to scale आने लगेंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ठीक है, यस। यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया, हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 का यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुका है एमसीक्यूज का। आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करो, एंड जरूर जरूर सीए इंटर के लिए आप लोग हमारे पास जो है वो क्लासेस लगा सकते हो एट ब्रिलियंट कॉमर्स अकेडमी, न्यू मुंडा नांदेड़। ऑल इंडिया रैंक 45 हमारे क्लासेस से लास्ट ईयर आया था, इस बार भी जरूर हम लोग ऐसा ही ऑल इंडिया रैंक रिजल्ट लाएंगे। लास्ट ईयर सीए फाउंडेशन में भी मेरे 2 स्टूडेंट्स ने AIR 7 और AIR 11 ऐसे 2 रैंक्स लाए हैं, इस बार भी जरूर जरूर बच्चे ऑल इंडिया रैंक्स लाएंगे, ऐसी होप करता हूँ। जो भी आपका रिजल्ट हो जरूर बच्चों मुझ तक पहुंचाना, मुझे बताना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे किस लेवल पे, किस रैंक पे आ रहे हैं, है ना। मिलते हैं ऐसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर। दोस्तों के साथ में जरूर जरूर वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज आपकी कमेंट से पैसे तो नहीं मिलते लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड करने चाहिए। यस बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर लिखना इकोनॉमिक्स का। बाय बाय, टेक केयर।